हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल्स। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक अमेंडमेंट वीडियो फॉर ऑल द सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो अभी दिसंबर 24 में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से सब्जेक्ट का अमेंडमेंट लेक्चर है? मॉड्यूल 1 में आपका पेपर नंबर 3 होता है CMADD, दैट इज कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, राइट। इसके अमेंडमेंट्स जो भी हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है दिसंबर 24 के लिए हमारे लिए कौन से अमेंडमेंट्स रेलेवेंट होते हैं, जो 6 महीने पहले आते हैं, यानी कि जून तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए होंगे वो सारे हम लोगों के लिए रेलेवेंट बन जाते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम कुछ अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। बट अगेन सी, जैसे तुम लोगों को पता है कंप्लायंस मैनेजमेंट है, ऑडिट है, चाहे ड्यू डिलिजेंस, ये तीनों सेक्शंस जो हैं इनमें एज सच कोई अमेंडमेंट्स वैसे तो नहीं आते बिकॉज ये कंप्लीट थ्योरी है। तो फिर इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्स के अंदर कौन से अमेंडमेंट्स इंसर्ट किए हैं? उन्होंने एसएस जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स अमेंड हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं जो अभी 1 अप्रैल 24 से एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो SS1, SS2, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स है, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। एंड साथ में कुछ सेबी रेगुलेशंस में और कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनको हमें यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। तो ये मेनली 4 चीजें हैं जिनसे रिलेटेड हम अमेंडमेंट्स इसमें देखने वाले हैं, राइट। तो जितना मैं अभी आपको इस वीडियो में कवर करवा रही हूं और जितना मैं आप लोगों को मार्क करवाऊं इसके अंदर, बस आप उतना ही पढ़ के जाइएगा। एंड बेटर रहेगा कि आप अपने नोट्स बना लें और भी शॉर्ट में नोट्स बना ले, बिकॉज व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि पेपर का एटलीस्ट 5 to 10% अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑल्दो तुम लोगों को ये लगेगा कि मैम पूरे सिलेबस में कहीं पे भी एसएस का जिक्र भी नहीं हो रखा है, फिर भी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो इंस्टीट्यूट ने जब सप्लीमेंट में ये चीजें प्रोवाइड करी है तो इट इज बेटर एंड एडवाइजेबल कि हम इसको कवर करें, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SS1 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो कि किससे डील करता है? बोर्ड मीटिंग्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी अमेंडमेंट्स है वो एक एक करके सारे कवर करेंगे हम इसमें। देखो, सबसे पहला अमेंडमेंट जो प्रोवाइड किया गया है वो दे रखा है स्कोप के रिगार्ड्स में। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, ये पैरा नंबर्स वगैरह हमें लर्न नहीं करने, ये सब कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये देखिए स्कोप लिखा हुआ है यहाँ पे। स्कोप में क्या ये बता रहे हैं कि एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर है। देखो, this standard is applicable to all the meetings of the board of directors of all the companies incorporated under this act। सब कंपनी के बोर्ड मीटिंग पे ये एप्लीकेबल होता है। किसको छोड़ करके? ओपीसी को छोड़ करके, क्योंकि हमें पता है ओपीसी 1 डायरेक्टर की कंपनी होती है, मिनिमम 1 डायरेक्टर चाहिए, इसमें एक ही शेयर होल्डर होता है, ठीक है। In which there is only 1 director and a company registered under section 8 और द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन। कुल मिला के 2 चीजें हैं जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन ये ओपीसी के ऊपर और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर क्या है? नॉट एप्लीकेबल है, दैट्स इट, ठीक है। However, the companies registered under Section 8 of Companies Act need to comply with the applicable provisions of the Act relating to the board meeting. But हमने क्या कहा? हमने आपको Act के provisions से exemption नहीं दिलाई है। जो Section 8 है Companies Act का, उसके provisions आपको comply करने हैं। हम तो बस ये बोल रहे हैं कि भाई SS1 में जो board meetings के regarding है वो सब आपको comply नहीं करना है। मतलब कंपनीज एक्ट का बोर्ड मीटिंग का सेक्शन इसके ऊपर अप्लाई होता है, बट SS1 इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है एकदम? ठीक है, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट इसमें क्या आता है? एग्जेम्पशन टू अ सेक्शन 8 कंपनी as referred above and the specific exemptions given to a private company in the standard shall be available। ये exemption section 8 कंपनी को और कुछ private companies को भी exemptions देता है। certain exemption section 8 मतलब ये SS1 भी provide करता है। Available only if it has not committed any default in filing its financial statement या annual return। तो आपको exemption मिलेगा। किस किस को exemption मिलेगा? एक हम बात कर रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी का, और एक प्राइवेट कंपनीज को जिनको कुछ कुछ सर्टेन एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं। ये एग्जेम्पशन इन्हें तभी मिलेगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि इन लोगों ने क्या नहीं किया है? नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग AR
प्लस एफएस यानी एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइलिंग में अगर इन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है तो उन्हें ये एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे। देखो तुम एकदम शॉर्ट में ऐसे नोट्स बनाओगे, मैंने यहाँ पे जैसे नोट्स में लिख रही हूँ वैसे ही अपने उसके अंदर आपको कॉपी करना है, ज्यादा डिटेल में मत बनाना। ये बनाओगे इट विल टेक हार्डली आई वुड से हाफ एन आवर से या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा आपको, बट ये नोट्स बन गए तो आपके लिए अमेंडमेंट्स कवर करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द मीटिंग। ये हमें पता है कोई भी डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ सकता है, वीसी से मीटिंग्स अटेंड हो सकती हैं। अनलेस द एक्ट या एनी अदर लॉ स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स, अगर एक्ट ने मना कर रखा है तो नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, डायरेक्टर्स शैल नॉट पार्टिसिपेट टू द इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द डिस्कशन ऑन द रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स अनलेस देयर इज अ कोरम इन अ मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस। क्या बोला है इन्होंने कि अगर रिस्ट्रिक्ट, पहले तो मुझे बताओ क्या कुछ आइटम्स अभी भी रिस्ट्रिक्टेड हैं क्या जिन्हें हमें वीसी से नहीं करना है? जो पहले प्रोविजन हुआ करता था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल हो गया है ना, मतलब ये फाइनेंसेस वाली जो चीजें हैं, देयर वर सर्टेन आइटम्स जिनको हम कभी भी वीसी वाली बोर्ड मीटिंग में नहीं अप्रूव करा सकते, बट अब वो रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं, अब ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स नहीं है। बट ये क्या बोल रहा है कि अगर उन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं अनलेस देयर इज अ कोरम, बट अगर मीटिंग में कोरम मौजूद है, फिजिकली प्रेजेंट उतने डायरेक्टर्स अगर हैं वीसी वालों को छोड़ करके, थ्रू फिजिकल प्रेजेंस बोला है ना, तो वीसी वालों को छोड़ करके यदि फिजिकल प्रेजेंस उतने डायरेक्टर्स की है तो फिर तो आप रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, तो कुल मिला के देयर इज नो सच प्रोहिबिशन नाउ। ओके, द डायरेक्टर में इंटीमेट, अब ये वाला क्लॉज जो है ये सिर्फ इंटीमेशन की बात कर रहा है। इंटीमेट हिज इंटेंशन ऑफ पार्टिसिपेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर। जैसे ही आपका ईयर स्टार्ट होता है आप शुरू में ही कम्युनिकेट कर दो कि भाई इस पूरे साल भर में जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो सारी मैं वीसी से अटेंड करने वाला हूं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसने एक बार बोल दिया कि मैं वीसी से आऊंगा पूरे साल भर, और अगर किसी दिन वो फिजिकली आना चाहता है मीटिंग में तो वो नहीं आ सकता? इज दैट सो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो कभी फिजिकली मीटिंग अटेंड करना चाहता है पूरे साल भर में कोई भी मीटिंग, ही कैन डू सो, राइट? लेकिन उसको फिर वो इंटीमेशन देना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट थोड़ा पहले आपको प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं ये वाली मीटिंग फिजिकली अटेंड करूंगा। The director may intimate his intention of participation through electronic mode at the beginning of the calendar year, which shall be valid for that calendar year only. Such intimation shall not debar him, from participation in the meeting in person, provided he gives such intimation sufficiently in advance. तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साल भर में किसी, मतलब आपने अगर पहले ही बोल दिया कि मैं पूरे साल की मीटिंग्स वीसी से अटेंड करना चाहता हूं और फिर किसी मीटिंग में फिजिकली आना चाहते हो तो पहले बता करके आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली भी मीटिंग अटेंड हो सकती है। ठीक है, एक और प्रोविजन आता है इसमें विद रिगार्ड्स टू यूपीएसआई। ये नाम तो सुना ही होगा हमने, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो यदि अगर मार्केट में लीक हो जाती हैं तो वो हमारी सिक्योरिटीज के प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, वो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो, यूपीएसआई मींस एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी, इट्स सिक्योरिटीज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो जनरली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, अपॉन बिकमिंग अवेलेबल, यदि अभी तो वो जनरली अवेलेबल नहीं है बट अगर ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है तो वो मटीरियली आपके प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, एंड शैल ऑर्डिनरीली इंक्लूड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग, मतलब ये चीजें इंक्लूडेड है बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, हम कुछ और एडिशंस इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड है, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होना। चेंज का मतलब क्या है, आप सपोज करो रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हो, आप इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल करते हो, तो ये सब चीजें आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंजेस होते हैं। मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग, डिस्पोजल, एक्सपेंशन, ये सारी ट्रांजैक्शन एंड चेंजेस इन केएमपी। देखो, इसके अंदर एक पॉइंट पहले हुआ करता था, वो था मटीरियल इवेंट्स इन अकॉर्डेंस विद लिस्टिंग अग्रीमेंट। ये क्लॉज अब हट गया है, इसीलिए मैंने इसको लिखा तो है बट हमने उसके ऊपर कट लगा दिया है, विच मीन्स दैट इस डेफिनेशन के अंदर अब ये पर्टिकुलर पॉइंट हट चुका है। ठीक है, दिस पॉइंट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज यूपीएसआई। फाइन, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं।
The company shall hold the first board meeting within 30 days of the date of incorporation. सही बात है क्या? यही तो पढ़े हम, एग्जी में भी पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में. ठीक है. It shall be sufficient if the subsequent meetings are held with a maximum interval of 120 days between. ये भी हमें पता है भाई. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हम कब करते हैं? सिंपल सी बात है, within 30 days of incorporation, राइट. और वही अगर मैं सब्सिक्वेंट मीटिंग्स की बात करूं तो उनके अंदर गैप कितना होना चाहिए? 120 डेज मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम. दैट्स इट, इतना ही तो है. Further, it shall be sufficient if a OPC, small company, dormant company or a private company which is recognized as a startup. क्या बोला हमने? कौन कौन सी कंपनीज के स्टार्टअप होने की बात हो रही है? यूपीएससी, सॉरी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी. ये चार कंपनीज अगर क्या है? स्टार्टअप है. holds one meeting of the board in each half of the calendar year, और उनके बीच में गैप कितना हो रहा है? not less than 90 days. तो ये sufficient रहेगा. प्रोविजन क्या बोल रहा है? कोई भी स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है. कौन कौन सी स्टार्टअप्स की हमने बात करी है? ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी या डोरमेंट. ठीक है. इनमें से अगर यदि कोई भी कंपनी ऐसी है जो अपने आप को स्टार्टअप की तरह मानती है, मतलब स्टार्टअप कंपनी वो होती है जो मिनिस्ट्री के पास रजिस्टर्ड है एज अ स्टार्टअप, है ना, वो अगर अपने आप को स्टार्टअप कह रही हैं, उनमें मीटिंग्स कितने दिन में करनी है? उनको मीटिंग्स जो है वो आपको 2 करनी है, 2 मीटिंग्स इन अ ईयर. ठीक है. और गैप इनके अंदर कितना रहता है? मिनिमम रहता है. ये ध्यान रखना. यहां पे हम मैक्सिमम नहीं बोलते, यहां मिनिमम 90 डेज बोलते हैं. अच्छा, मिनिमम नॉट लेस देन 90 डेज मींस मिनिमम. क्यों रखा ये प्रोविजन? क्योंकि क्या है ना, कंपनीज इसका क्या मिसयूज करती. यदि हमने ये 2 मीटिंग का प्रोविजन बनाया, आपको एक मीटिंग करनी है हाफ ईयर के अंदर, दूसरी मीटिंग करनी है दूसरे हाफ ईयर में. लोग क्या करेंगे? आपका एक हाफ ईयर कब खत्म होता है? लेट अस सपोज अप्रैल है, अप्रैल से लेके सितंबर, फर्स्ट हाफ ईयर आपका खत्म गया. लोग क्या करेंगे? एक मीटिंग सितंबर में कर दी, दूसरी मीटिंग अक्टूबर या नवंबर में कर दी, बस हो गई खत्म. बैक टू बैक 2 मीटिंग्स कर दी हमने. हाँ, पेपर्स पे यही दिख रहा है कि हाँ फर्स्ट हाफ में एक मीटिंग हुई है, दूसरे हाफ में दूसरी मीटिंग हुई है, बट मुझे दोनों मीटिंग के बीच में एटलीस्ट कितना गैप छोड़ना है? 3 महीने का, विच इज 90 डेज. ओके, तो इसीलिए ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया है. फाइन. एडजर्न मीटिंग की बात करें तो एडजर्न मीटिंग बीइंग अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग, इंटरवल पीरियड इन सच अ केस शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल मीटिंग. ठीक है. तो यहां पर हम एडजर्न मीटिंग ओरिजिनल मीटिंग का ही कंटिन्यूएशन माना जाता है. तो आपको उसको इंटरवल पीरियड कहां से काउंट करना है? ओरिजिनल मीटिंग से ही उसको काउंट करना है. मतलब समझ रहे हो इस प्रोविजन का क्या है? सपोज करो मैंने फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करी है, ठीक है, और वो मैंने कब करी? एकदम बेसिक डेट लेती हूँ, 1 अप्रैल 24 को मैंने एक बोर्ड मीटिंग करी थी. ठीक है. अब दूसरी मीटिंग कायदे से मुझे सेकंड बोर्ड मीटिंग कब करनी चाहिए थी? 120 डेज के बाद, यानी लगभग कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए. ठीक है. तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, उससे पहले पहले करनी है. तो चलो सेकंड बोर्ड मीटिंग मैं वैसे करने जा रही हूं 1 अगस्त को. फाइन. 120 डेज से ज्यादा तो नहीं हो रहा है. ओके, अभी मैं डेज का कैलकुलेशन नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो 30-31 दिन के हिसाब से डेज तुम्हारे आगे पीछे हो जाएंगे. अभी मैं एक बार रफली 4 मंथ्स ले रही हूँ उसको. सपोज मुझे नेक्स्ट मेरे को बोर्ड मीटिंग इस दिन करनी है, मैंने इस दिन ऑर्गेनाइज कर दी, बट ये मीटिंग हो रही है एडजर्न, और एडजर्न होकर के ये होती है 7 अगस्त 24 को. ठीक है. अब 7 अगस्त 24 को जो ये एडजर्न्ड मीटिंग हो रही है, ये तो 120 डेज से ज्यादा के गैप पे फॉल कर रही है. मतलब यदि मैं यहां से लेके काउंट करूं इधर तक तो ये 120 डेज से ज्यादा हो गए हैं. तो क्या यहां पे वायलेशन माना जाएगा? इसको नॉन कंप्लायंस माना जाएगा? आंसर इज नो. हम कहां तक काउंट करते हैं इसको? हम इसको यहां तक काउंट करते हैं. ठीक है. तो इंटरवल 120 डेज का सिर्फ यहां तक देखा जाएगा, ना कि आगे की एडजर्न्ड डेट तक. ये कहना चाह रहे हैं ये प्रोविजन. ओके.
नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग्स की बात हो रही है। अगर किसी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना रिक्वायर्ड है तो वो कितनी मीटिंग्स होल्ड करेंगे? एटलीस्ट 1 मीटिंग। लेकिन वो एक मीटिंग के अंदर और डायरेक्टर्स भी आपके आ सकते हैं क्या? आंसर इज नो, सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ही मीटिंग कंडक्ट होगी, ठीक है, विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंस डायरेक्टर। सो हम क्या बोल रहे हैं? 1 मीटिंग, एक ही मीटिंग करनी है एंड ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग वो होगी। बस ये 2 बातें इसमें निकल के आ रही हैं। और देखिए क्या बोल रहा है ये, अ डायरेक्टर शैल नीदर बी रेकन्ड फॉर द कोरम nor be entitled to participate in respect of an item of business in which he is interested। क्या बोला हमने? अगर कोई भी डायरेक्टर है और वो किसी आइटम में इंटरेस्टेड है तो उस पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में ना तो हम उससे कोरम में काउंट करेंगे, ठीक है, और ना हम उस पर्टिकुलर एजेंडा में उसको पार्टिसिपेट करने देंगे। ये दोनों ही चीजें अलाउड नहीं है। ओके, हाउएवर प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर कोरम में भी काउंट हो सकता है और पार्टिसिपेट भी कर सकता है, लेकिन उसको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही प्रोविजंस का एक एक्सेप्शन आता है हमारे पास, और वो एक्सेप्शन क्या है? प्राइवेट कंपनी। लेकिन कंडीशन उसके अंदर क्या है? कंडीशन क्या आएगी? आपको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, दिस इज द कंडीशन। प्राइवेट कंपनी में आप कोरम में भी इंक्लूड हो जाओगे और पार्टिसिपेट भी कर पाओगे उस इंटरेस्टेड आइटम के अंदर, प्रोवाइडेड आपको पहले से डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन अ मीटिंग शैल बी काउंटेड फॉर द कोरम, ठीक है, अनलेस दे आर एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम्स ऑफ बिजनेस अंडर द प्रोविजंस। तो ये लाइन पहले लिखी हुई थी कि अगर अनलेस वो किसी आइटम के लिए एक्सक्लूडेड हैं तो बाकी ऐसा कोई, क्योंकि अब कोई आइटम ऐसा है ही नहीं ना जो एक्सक्लूड हो गया हो वीसी वाली मीटिंग से, इलेक्ट्रॉनिक मोड की मीटिंग से, ना ऐसा कोई आइटम रह गया है और ना ही इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट बनती है। तो ये पूरा प्रोविजन अब क्या हो चुका है? हट चुका है। अब सिर्फ इतना प्रोविजन हमारे लिए एसएस में वैलिड है, ठीक है। और देखो, चेयरमैन के इंटरेस्टेड होने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इफ द चेयरमैन इज इंटरेस्टेड इन एन आइटम ऑफ बिजनेस, he shall entrust the conduct of proceedings in respect of such item to any non-interested director। चेयरमैन इंटरेस्टेड है तो वो उस पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में मीटिंग छोड़ के जाएगा और किसको हैंड ओवर करेगा? चेयर नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को, ठीक है। किसकी कंसेंट से? मेजॉरिटी की कंसेंट की भी, सब लोगों की कंसेंट से मैं एक पर्टिकुलर इंसान को मेरी चेयर हैंड ओवर करके जाऊंगा। रेज्यूम द चेयर आफ्टर दैट आइटम ऑफ बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड, ठीक है। तो सिर्फ उस एजेंडा के लिए, पूरी मीटिंग के लिए वो नहीं छोड़ के जा रहा है, सिर्फ उस एजेंडा के लिए। However, in case of a private company, chairman may continue to chair, be reckoned for the quorum and entitled to participate। पार्टिसिपेट किसमें? पहले देखो इसमें मीटिंग लिखा हुआ रहता था, ठीक है, मीटिंग लिखा हुआ था पहले, ये अब हट चुका है। अब हम क्या बोलते हैं? एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम आफ्टर डिस्क्लोजर। मतलब एसएस पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, वो ये बोल रहा था कि प्राइवेट कंपनी में आप ना कोरम में काउंट होंगे, कहने का मतलब आप जो है कोरम में और मीटिंग में, पूरी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकल रहा था, ऊपर वाले से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है ये। इसीलिए हमने कहा है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में भी अगर आप डिस्क्लोजर दे देते हो तो इसी आइटम के लिए आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और कोरम में भी काउंट हो जाओगे, ओनली विद रिस्पेक्ट टू दिस आइटम, है ना। वो इन मीटिंग वाला वर्ड हमने हटा दिया क्योंकि मीटिंग से फिर ऊपर वाला क्लॉज आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। Fine. Proof of sending and delivery of the draft of resolution। देखो ये क्या बोल रहे हैं, हमने ये क्लॉज आपका रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करके एक टाइप का रेजोल्यूशन होता है जो शायद कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने एग्जी में पढ़ा होगा। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन यानी जिसमें अगर बोर्ड को लग रहा है कि हम मीटिंग नहीं बुला पा रहे हैं, मैटर अर्जेंट है, तो हम रेजोल्यूशन इनको सर्कुलेट कर लेंगे इनकी जगह पे बाय पोस्ट, मेल, कैसे भी, और अप्रूवल इनका घर बैठे से ही आ जाएगा। उसका प्रूफ आपको जो है
और जो भी नेसेसरी पेपर्स हैं वो मेंटेन्ड रखने हैं। कितने पीरियड के लिए? एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग। पहले इसमें मीटिंग हुआ करता था, अब ये हट गया है, स्लैश लगा हुआ है ना, अब हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन से। क्योंकि देखो डेट ऑफ मीटिंग आप किसको मानोगे, मीटिंग तो हुई नहीं है ना, मीटिंग नहीं करनी थी जब भी तो हमने घर बैठे इन लोगों को इनके रेजोल्यूशन सर्कुलेट किए हैं और घर बैठे से ही उनकी अप्रूवल आ रही है कंपनी के पास। तो जब मीटिंग हुआ ही नहीं है तो हम डेट ऑफ मीटिंग से कैसे काउंट करेंगे? नहीं, ये एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है, ये प्रोविजन है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए हमने क्या कहा, आपको कब तक प्रिजर्व करना है इसको? डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन से 3 साल मिनिमम आपको इसको क्या करके रखना है? प्रिजर्व करके रखना है। किसको? प्रूफ ऑफ सेंडिंग द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। फाइन, ओके। ये जो प्रोविजन है ये डायरेक्टर्स की वैकेंसी के बारे में है। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी टू बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। देखो क्या होता है, कोई भी डायरेक्टर है, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं जनरल मीटिंग के अंदर। एडिशनल वालों को छोड़ दो, उनकी बात नहीं कर रही मैं। अगर डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है तो हम उसको कैसे अपॉइंट करेंगे? जैसा आर्टिकल्स में आपके लिखा हुआ है वैसे, बट उनका अप्रूव जो अपॉइंटमेंट है वो एक बार रैटिफाई भी बाद में करवाना पड़ेगा। किससे? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स से। बट पहले है ना इस प्रोविजन के अंदर तुम देखो आगे ना सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए ऐसा लिखा हुआ होता था कि पब्लिक कंपनी में ही ये अप्रूव होना है नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। बट अब ये चीज हट गई है, कट लगा हुआ है, देखो ध्यान से, ये चीज अब हट गई है। इसका मतलब हर तरीके की कंपनी में अगर कैजुअल वैकेंसी का डायरेक्टर आया है तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल होना चाहिए। फाइन, ओके। ये हमारे बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स थे। ओके, SS1 जितना भी बोर्ड मीटिंग के रिस्पेक्ट में अमेंड हुआ है वो हमने अभी तक कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं SS2 का, जनरल मीटिंग्स। देखो ये एकदम सेम है जैसा बोर्ड मीटिंग वाले में लिखा हुआ था, एकदम वैसा सेम है। देखो, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ जनरल मीटिंग्स, ऑल कंपनी एक्सेप्ट OPC सेक्शन 8। लेकिन सेक्शन 8 को कंपनीज एक्ट तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, तो मैं ऊपर इसके लिख रही हूं सेम एज SS1। ओके, ये पैरा एकदम उसके जैसा सेम है। फाइन, ये भी कंडीशन याद करो, हमने पीछे यही पढ़ा था कि एक सेक्शन 8 कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी को जो भी एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं वो उन्हें तभी मिलेंगे जब अगर उन्होंने कभी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया है। तो यहां भी मैं वही सेम लिख रही हूं, सेम एज SS1। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन इंसर्ट करी गई है यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस की, कि ऑर्डिनरी बिजनेस किसको माना जाता है। याद करो, ऑर्डिनरी बिजनेसेस के लिए हम OR पास करते हैं, है ना। बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग रिलेटेड टू द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। पहले भी यही था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते थे प्लस ऑडिट रिपोर्ट का अप्रूवल होता था, राइट। दूसरा, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, रिटायरिंग की जगह पे जो अपॉइंट हो रहे हैं वो, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। ये क्लॉज एकदम सेम है, ठीक है। ये इसमें पहले भी यही था और अभी भी यही है, कोई चेंज नहीं आया है इसमें। वही अड्डा के जो आइटम्स है, जो भी बच्चे पढ़े हैं हमसे उन्हें पता होगा, हम ये एक्रोनिम यूज करते हैं, है ना, ठीक है। Annual general meetings shall be held either at the registered office or at some other place within the city, ठीक है, टाउन, विलेज, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में सिचुएटेड है तो हम जयपुर में ही करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही करेंगे, या फिर कहीं और कर सकते हैं, पूरे हमारे सिटी के अंदर टाउन में या विलेज में, हम किसी भी जगह पे, जयपुर में कहीं भी कर सकते हैं उसको। However, AGM of an unlisted company, talking about unlisted, may be held at any place in India if the prior consent is given by all the members. All the members. क्या आनी चाहिए? 100% consent आनी चाहिए. Okay. In writing या electronic mode, and such consent shall be received before the meeting. Meeting से पहले
100% कंसेंट मेंबर्स की अगर आ जाती है तो अनलिस्टेड कंपनी की मीटिंग कहीं भी हो सकती है, जनरल मीटिंग कहीं भी पूरे इंडिया में हो सकती है। ठीक है, आगे देखो, ईओजीएम की बात कर रहे हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। Extraordinary general meeting may be held at any place within India. इंडिया में किसी भी जगह पे हो सकती है अगर आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है कोई, ठीक है, और वो होली ओन्ड सब्सिडी कहां की है, इंडिया से बाहर की है, तो फिर आप मीटिंग कहां कर सकते हो, आउटसाइड इंडिया भी आप मीटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ईजीएम के केस में एट एनी प्लेस इन इंडिया। वैसे जनरली हम जो एजीएम होता है, एजीएम के लिए हम यही प्रेफर करते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस जहां सिचुएटेड है उसी सिटी, टाउन, विलेज में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। गवर्नमेंट कंपनी में एजीएम कैसे होना है, शैल बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस, एकदम सेम प्रोविजन है, और सच अदर प्लेस एज द सीजी में अप्रूव। तो बस एक ये वाली चीज आपके लिए यहां पे नहीं है, बाकी यहां से यहां तक पूरा प्रोविजन जो है वो सेम है। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी में नोटिस की बात कर रहे हैं हम। द नोटिस शैल स्पेसिफाई द एंटाइटलमेंट ऑफ अ मेंबर टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। तो जाहिर सी बात है, प्रॉक्सी हम सब जानते ही हैं कि अगर कोई मेंबर जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉक्सी के प्रोविजन कभी भी बोर्ड मीटिंग्स के डायरेक्टर्स के लिए नहीं होते, ये मेंबर्स के लिए, एजीएम के लिए होता है। तो एजीएम में यदि कोई मेंबर नहीं आ पा रहा तो वो अपने बिहाफ पे किसी और प्रॉक्सी को भेज सकता है, बट ये राइट उन्हें अवेलेबल है, इस चीज के बारे में नोटिस में बताना पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट, नोटिस एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन एट अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम ये शॉर्टर नोटिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, if the requisite consent of the members in writing is recorded as under, requisite consent अगर आ जाती है। जनरल एजीएम की हम बात कर रहे हैं तो consent not less than 95% of the members entitled to vote, जितने members वह entitled to vote है उनका कितना consent आना चाहिए एजीएम के अंदर, मिनिमम 95% ऑफ members इनका कंसेंट आना चाहिए। ठीक है, however the financial statements and other documents required to be annexed thereto may be given at a shorter period if the requisite consent is accorded thereto। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सारी चीजें, क्योंकि क्या होता है हमें ये भी सारे सर्कुलेट करने होते हैं मेंबर्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ है, जैसे बोर्ड रिपोर्ट है, बाकी जो भी एनेक्सचर्स वगैरह है, वो सारे भी सर्कुलेट करने जरूरी होते हैं, वो भी कर सकते हो अगर कंसेंट आ जाती है तो। अच्छा, एक और पॉइंट इसके अंदर ये है, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, कंसेंट बाय द मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 95%। क्या बात बोली हमने, हम अभी भी एजीएम की बात कर रहे हैं, बट पहले प्रोविजन जनरल था जो ये बोल रहा था कि कितना चाहिए, 95% चाहिए। अब हम थोड़ी और डिमांड्स कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एक तो मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब जैसे सपोज करो अगर कंपनी के 100 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स है, तो 100 में से 50 मेंबर्स की एटलीस्ट कंसेंट आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एंड है, और इन्हीं मेंबर्स का शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए, 95% शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो एंड मैं ऐसे शॉर्ट में तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूं, एंड देयर शेयर होल्डिंग should be minimum 95% of paid up capital PUC। ओके, दोनों क्राइटेरिया होने चाहिए कि अगर मैं कह रही हूं कि 100 मेंबर में से 50%, मतलब 50 से ज्यादा 51% मेंबर, 51 नंबर ऑफ मेंबर्स कंसेंट दे रहे हैं, तो उन 51 मेंबर्स का शेयर होल्डिंग कितना होना चाहिए, 95% से ज्यादा होना चाहिए। ओके, इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, तो ये वाला वो केस था जहां पे कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है। ठीक है, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट नो शेयर कैपिटल, ठीक है, तो फिर कंसेंट कितना चाहिए हमें, सिंपल मिनिमम
95% ऑफ वोटिंग पावर्स। ओके, जितना आपके पास वोटिंग राइट है उसका सिर्फ 95% हमें कंसेंट चाहिए। ओके, अच्छा, एक और प्रोविजन इसके रिस्पेक्ट में है, वो क्या बोलता है, अगर जनरल मीटिंग्स की हम बात करें यानी ईजीएम और इन सब की, यदि कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कंसेंट बाय मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रिप्रेजेंटिंग 95% एकदम सेम है जैसा पीछे दे रखा था, और नो शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ द वोटिंग पावर, सेम है एकदम। बट ये अदर जनरल मीटिंग्स के लिए ये ध्यान रखना, हमने अभी जो इससे पहले पॉइंट पढ़ा था वो एजीएम्स के लिए था। ठीक है, the request for consenting to the shorter notice and accompanying documents shall be sent together with the notice, and the meeting shall be held only if the requisite consent as stated above is received prior। ठीक है, ये सब चीजें आप shorter notice पे भेज सकते हो, लेकिन तभी भेज सकते हो जब आपके पास prior consent आ जाती है। Where any member is entitled to vote only on some resolution to be moved at the meeting and not on the other, then vote of the member with respect to shorter notice shall only be counted for the purpose of the resolution on which the member can vote। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा तुम्हारी वर्किंग बढ़ गई, तुम्हें हर रेजोल्यूशन के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतना इतना वोटिंग परसेंटेज आया है या नहीं आया है। समझ रहे हो? सपोज करो 5 आइटम है, 5 में से एक आइटम के अंदर वो पर्टिकुलर मेंबर वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उसकी उसी पर्टिकुलर आइटम के रिस्पेक्ट में शेयर होल्डिंग को हटा देना, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं करेंगे वहां पे, राइट? तो हम सिर्फ बाकी 4 के लिए उस मेंबर को इंक्लूड करेंगे वोटिंग राइट्स में। फाइन, अंडरस्टूड? आगे देखो, in addition the company shall ensure the compliance of the provisions related to appointment of proxy। ये सब हो गया, और proxy वगैरह का consent भी कैसे आएगा वो देख लिया। private company consent for the shorter notice shall be obtained from such members। ये सब वही है, आप इसको सिर्फ रीड करना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। फाइन, a member who is a related party is not entitled to vote on a resolution, right, relating to the approval of any contract in which such member is a related party। मतलब अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में रिलेटेड पार्टी हूं, जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो उसके साथ मैं रिलेटेड पार्टी हूं, तो मैं उसमें वोट नहीं करूंगी। एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ कंपनी इन विच 90% और मोर मेंबर्स in number are the relative of the promoters या related party। अब मुझे बताओ, अगर कंपनी ही ऐसी है जिसमें 90% से ज्यादा लोग उसके रिलेटिव्स हैं, रिलेटेड पार्टीज हैं उसके, तो फिर क्यों आप किसी एक पे रोक लगा रहे हो? अंडरस्टैंड? तो सब अगर एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, प्रमोटर के रिलेटिव्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, 90% से ज्यादा लोग, तो फिर ऐसे केस में हम ये प्रोविजन लागू नहीं करेंगे। होली ओन्ड सब्सिडरी है, द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द होल्डिंग शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग। अगर सपोज करो कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है ना, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, तो अगर उसके लिए होल्डिंग कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया है तो वो वैलिड माना जाएगा। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, अ मेंबर हु इज अ रिलेटेड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू वोट। तो प्राइवेट कंपनी में तो वैसे भी हमने देखा है कि हमने डायरेक्टर्स के लिए भी अभी प्राइवेट कंपनी में यही देखा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो डिस्क्लोजर दे देना और वोट कर लेना। प्राइवेट कंपनी के एजीएम में भी कोई रोक नहीं है, आप वोट कर सकते हो। A member who is a related party is entitled to vote on the resolution pertaining to approval of any contract to be entered into by a government company with any other government company। समझ रहे हो? एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है किसी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ, या फिर सीजी के साथ, या एसजी के साथ, या इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन में कर रही है। ठीक है, तो भी ये मेंबर जो रिलेटेड पार्टी है वो अप्रूवल लेने के बाद ही क्या कर पाएगा? वोटिंग कर पाएगा। ठीक है, या फिर एक अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अदर देन दोज। मतलब हम पॉइंट ए के अलावा बाकी सारी अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं, वहां पे भी उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ही आप क्या कर सकते हो? वोटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं जो किसके रिगार्ड्स में है? ये पूरा ही गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्ड्स में है। ओके, फाइन। नेक्स्ट, एवरी कंपनी एक्सेप्ट अ कंपनी हैविंग लेस देन और इक्वल टू 200 मेंबर्स।
200 या 200 से कम मेंबर्स हैं, इनको छोड़ के बाकी सारी कंपनी यानी 200 मेंबर्स से ज्यादा, उन्हें अपने ट्रांजैक्ट कैसे करने हैं आइटम्स? पोस्टल बैलेट से करने हैं, ठीक है। However, such item of business may be transacted at the general meeting by a company which is required to provide e-voting facility, ठीक है। तो ऐसे आइटम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? e-voting facility प्रोवाइड करनी पड़ेगी। A resolution passed by postal ballot shall not be rescinded otherwise than by a resolution passed subsequently through a postal ballot or at a general meeting which is required to provide e-voting facility to its members। क्या बोला हमने? एक रेजोल्यूशन जो पोस्टल बैलेट से पास हुआ है वो कभी भी रिसाइंड नहीं हो सकता। रिसाइंड का मतलब कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन कैसे हो सकता है? अदरवाइज देन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैंसिल हो सकता है अगर दूसरी मीटिंग में आपने एक सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन पास कर दिया, वो भी पोस्टल बैलेट से पास करके इस वाले को कैंसिल करवाया है, तो कर सकते हो। या फिर जनरल मीटिंग पे आपने एक रेजोल्यूशन नॉर्मली पास कराया है जिसमें आपने ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है अपने मेंबर्स को, तो ई वोटिंग फैसिलिटी या फिर वही पोस्टल बैलेट से आप उसका कैंसिलेशन करवा रहे हो, इन दोनों तरीकों से वो कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा किसी मोड से इसका रिसाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, डन। तो अब यहां से जो अमेंडमेंट्स स्टार्ट होंगे वो आपके कौन से अमेंडमेंट्स हैं? लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। अभी तक हमने SS1 और SS2 ये दोनों कवर कर लिए, इनमें जो भी अमेंडमेंट्स थे वो यहां तक हमने कवर कर लिया। अब मिसलेनियस स्टार्ट हो रहा है, यानी जिसके अंदर आप क्या देखोगे, कुछ एक आध कंपनीज एक्ट का है और कुछ आपको सेबी के भी अमेंडमेंट्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट जो है ये फॉर्म नंबर CSR 2 के बारे में है। कौन से फॉर्म के बारे में है? CSR 2, जो कि क्या है? रिपोर्ट ऑन CSR है, ये हमें फाइल करना पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं आप जब फॉर्म AOC 4 सबमिट कर दो, या जैसा भी AOC 4 XBRL है, NBFC है, CFS है, जैसा भी AOC 4 आप फाइल करो, याद है ना AOC 4 किसका फॉर्म होता है? AOC 4 आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्म होता है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं हम ROC के पास। तो ये फाइल करने के बाद आपको क्या करना है? CSR 2 फाइल करना है। CSR 2 क्या है? फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑन CSR है, ठीक है। ये बस इसकी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आप पे डाली गई है। अब नेक्स्ट हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सेबी LODR के अमेंडमेंट्स। काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं इसमें, बट इजी है। देखो, एक नई डेफिनेशन ऐड करी गई है और वो डेफिनेशन है मेन स्ट्रीम मीडिया, कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड मानी जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, देखो। पहला, न्यूज़पेपर्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, तो सारे न्यूज़पेपर्स इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में काउंट होते हैं। न्यूज चैनल्स काउंट होते हैं। तीसरा, कंटेंट पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर ऑफ द न्यूज एंड करंट अफेयर्स, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। चौथा, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट सिमिलरली रजिस्टर्ड परमिटेड एज द केस में बी ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया। देखो ऐसे याद करोगे, पहला न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, दूसरा कंटेंट पब्लिश्ड। चौथा पॉइंट, ये तीनों ही चीजें लेकिन कहां अलाउ करी गई है पब्लिश करना? इंडिया से बाहर, ठीक है। ये चार चीजें हमारे लिए मेन स्ट्रीम मीडिया मानी जाएंगी। तो सेबी में अगर कहीं भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब हम ये चारों के सेंस में निकालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर का एक रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन नंबर 6, जिसमें उसके वैकेंसी को फिल करने की रिक्वायरमेंट पुट करी गई है। Any vacancy in the office of the compliance officer shall be filled by the listed entity at the earliest, और वो भी कब? Not later than 3 months। मतलब कितना टाइम है वैकेंसी फिल करने का आपके पास? मैक्सिमम 3 months, ठीक है। However, the listed entity shall not fill such vacancy. However, the listed entity shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity unless such appointment is made in, मतलब कहने का मतलब हम इस इंसान को interim
के लिए नहीं करेंगे, मतलब इस वैकेंसी को हम किसी जैसे फिलहाल के लिए हमने इस इंसान को रख लिया एज कंप्लायंस ऑफिसर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 3 महीने में करोगे और प्रॉपर एक क्वालिफाइड कंप्लायंस ऑफिसर आपको अपॉइंट करना है। एक और चीज, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के अंदर एक शेयर होल्डर अप्रूवल को लेकर के रेगुलेशन 17 पता है ना किसकी रेगुलेशन होती है, सॉरी रेगुलेशन 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट और इन सब के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं ये, द कंटिन्यूएशन of a director serving on the board of directors of a listed entity shall be subject to the approval by shareholder। कोई एक डायरेक्टर है, ठीक है, उसको दोबारा कंटिन्यू करवाना है कंपनी में, तो वो कंटिन्यू कब करेगा, तभी करेगा जब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल उसको मिल जाता है। और कब, एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 years, 5 साल में एक बार उनका कंटिन्यूएशन यदि करवाना है तो अप्रूवल लेना जरूरी है। However, the continuation of the director serving on the board without the approval of the shareholders for the last 5 years or more shall be subject to the approval in the first general meeting। मतलब अगर 31 मार्च 2024 पे कोई ऐसा डायरेक्टर है जो बिना शेयर होल्डर का अप्रूवल लिए कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर आप मेक श्योर करोगे कि अब 31 मार्च 2024 के बाद जो भी पहली एजीएम होगी उसमें आप सबसे पहले शेयर होल्डर का अप्रूवल लोगे इस डायरेक्टर के कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। The requirement specified in this regulation shall not be applicable to the WTD, MD, manager, independent director, director retiring as per section 152(6)। ये सेक्शन किसका है, ये है, this section is about reappointment of directors retiring by rotation, ठीक है। रोटेशन वाले डायरेक्टर्स के रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस है, तो उनके ऊपर ये पर्टिकुलर रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगी, मतलब वो कंटिन्यूएशन के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके, वापस से वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी जो है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। कितने महीने में फिल करना है, 3 महीने में फिल करना है, ठीक है। ओके, एक और रेगुलेशन 26A ऐड करी गई है, वापस वही KMP के ही वैकेंसीज के बारे में है। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ सीईओ, एमडी, WTD, इन सबको भी कब फिल करना है आपको, वापस वही है, नॉट लेटर देन 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने का समय, इतने में इनकी वैकेंसीज को फिल कर लेना। किस किस की वैकेंसी फिल करने की बात अभी तक हमने देखी, कंप्लायंस ऑफिसर देख लिया, नॉर्मल डायरेक्टर देख लिया और KMPs देख लिए, ठीक है। एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ CFO शैल बी फिल्ड नॉट लेटर देन 3 months, वापस वही चीज आ गई। इंटरिम कैपेसिटी के लिए हम नहीं फिल करेंगे इसको, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, दैट्स इट। नेक्स्ट रेगुलेशन स्टार्ट हो रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। बस इतनी सी बात कही गई है, अगर आपके कभी भी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, डेटा का ब्रीच हुआ है कभी भी आपके, तो उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट के अंदर उसका डिस्क्लोजर देना है, दैट्स इट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन, जिसका रेगुलेशन नंबर क्या है, 30, ठीक है। 30 किसका, सेबी LODR, भूल मत जाना, LODR के पढ़ रहे हैं हम अभी, राइट। द ओमिशन ऑफ एन इवेंट और इंफॉर्मेशन whose value or expected impact in terms of value exceeds the lower of the following, मतलब इन 3 क्राइटेरिया में से जो भी लोअर होगा उसको यदि एक्सीड कर जाता है तो उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, मटीरियल इवेंट जैसा हो जाता है। 2% ऑफ टर्नओवर, 2% ऑफ नेटवर्थ, 5% ऑफ द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये सिर्फ याद रख लो, कैलकुलेशंस कैसे करनी है उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। तो इन तीनों में से आपका जो भी लोअर आएगा, जो भी लेस आएगा, ठीक है, उसको एक्सीड अगर कर जाता है, क्या कर जाता है उसको एक्सीड, वैल्यू या इंपैक्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन या इवेंट, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या मानते हैं, मटीरियल मानते हैं। देखो, इन केस वेयर द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड
is not applicable. An event may be treated as being material if in the opinion of the board of the directors the event of this is हम ये बोल रहे हैं, पीछे हमने क्या देखा कि 2%, 5%, अगर इसका लोअर जो भी निकल के आता है उसको अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी अमाउंट उसको एक्सीड कर जाता है तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए मटेरियल बन जाती है. बट यदि वो मटेरियल नहीं है, क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा है, फिर भी अगर बोर्ड को लगता है कि ये चीज हमारे लिए मटेरियल है तो उसको मटेरियल ही माना जाएगा. ओके, तो दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड. The listed entity shall first disclose to the stock exchange all the events which are material. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, ठीक है, लेकिन not later than the following. अलग अलग केसेस देखें, उससे लेट नहीं होना चाहिए. देखो 30 मिनट्स का टाइम है एक तो फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द मीटिंग. ओके, कोई भी डिसीजंस वगैरह आपने उसमें लिए 30 मिनट. 12 घंटे का ड्यूरेशन है इन केस द इवेंट और इंफॉर्मेशन इज इमैनेटिंग फ्रॉम विदिन द लिस्टेड एंटिटी. अगर अंदर की कोई बात है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो 12 घंटे का वो है टाइम आपके पास, ठीक है. मतलब हम डिस्क्लोजर्स की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना जो कंपनी के अंदर हुई है उसके लिए 12 घंटे है. आधा घंटा किसके लिए था? जो आपने रेजोल्यूशंस पास किए हैं ना उनके लिए था, जो डिसीजंस आपने मीटिंग में लिए हैं उनके लिए है. ये रेजोल्यूशंस पास के लिए है. 24 hours from the occurrence of the event in case the event is not emanating from the company. अगर वो कंपनी से निकल के नहीं आई है वो इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो, that information is not from within the company, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि आप 24 आवर्स में आराम से एक दिन के अंदर डिस्क्लोज कर सकते हो. ठीक है, यहां तक पढ़ लो, इतना बहुत है. ये टाइमलाइंस तुम लोगों को पता होनी चाहिए. दैट्स इट. 30 मिनट डिसीजंस के लिए, 12 घंटे इंफॉर्मेशन कंपनी से इमैनेट कर रही है, 24 आवर्स अगर कंपनी से इमैनेट नहीं कर रही है तो, ठीक है, इतनी देर में डिस्क्लोजर देना है. और मटेरियल क्या है आपके लिए? वो 2% ऑफ टर्नओवर, 2% ऑफ नेटवर्थ या 5% ऑफ द प्रॉफिट्स. ओके, विचएवर इज लोअर. इससे एक्सीड कर जाते हो तो मटेरियल है, विद इन लिमिट है तो बोर्ड को लगेगा तो वो मटेरियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके, the top 100 listed entities and thereafter top 250 listed entities. मतलब अभी अगर मैं बात करूं 1 अक्टूबर 23 से लेकर के तो हम टॉप 100 की बात करते हैं, और 1 अप्रैल 24 ऑनवर्ड्स हमने ये लिमिट बढ़ाकर टॉप 250 कंपनीज के लिए कहा है. Confirm, deny, clarify any reported event in the mainstream media which is not general in nature, indicates कि वो rumors हैं. ठीक है, as soon as possible, not later than 24 hours from the reporting of the event या information. हमने क्या कहा? इन entities को क्या करना है? rumors वगैरह clarify करने हैं. ठीक है, और वो भी कितनी देर में? मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द इवेंट. जैसे ही आपको इवेंट के बारे में पता लगता है, इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है, 24 घंटे के अंदर अंदर इन टॉप 100 या टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज को रूमर्स क्लैरिफाई करने पड़ेंगे. ओके, in case an event is required to be disclosed by the listed entity in terms of the provisions of this regulation pursuant to the receipt. ठीक है, ये जनरल डिस्क्लोजर की बात हो रही है, इसको सिर्फ एक बार रीड दे देना, ज्यादा कुछ नहीं है. All the shareholder, promoter group entity, related party, director, KMP, employees who are the party to the agreement specified. अब एक Schedule 3 के अंदर कुछ agreement specified है. अगर ये लोग इसमें फॉल करते हैं तो उन्हें इन्फॉर्म कितने दिन में करना है? 2 वर्किंग डेज में करना है. ठीक है, इस प्रोविजन को भी मेरे अकॉर्डिंग आप सिर्फ रीड ही करें. कुछ स्पेशल राइट्स की बात करी गई है. एनी स्पेशल राइट ग्रांटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ shareholders by way of SR once in every 5 years. किसी भी शेयर होल्डर को यदि आप कोई स्पेशल राइट ग्रांट कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा. हर 5 साल में एक बार लेना पड़ेगा. कैसे? SR पास करके. ओके, सबमिशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर न्यूली लिस्टेड एंटिटीज, जो नई नई अभी अभी लिस्ट हुई हैं कंपनीज. ठीक है, कैसे सबमिट करेंगी वो? 45 days from the end of each quarter. ठीक है,
60 days from the end of the financial year. Fine. या फिर और within 21 days from the date of its listing, whichever is later. जो भी later आएगा वो, मतलब हमने earlier नहीं बोला, earlier बोलते तो compliance strict हो जाता, हमने later की बात करी आपके लिए. क्या बोला हमने? within 45 days of end of quarter या फिर within 60 days of end of financial year या फिर within 21 days of listing. इन सब में से जो भी लेटर वाली डेट निकल के आती है उस डेट के अंदर अंदर आपको क्या करना है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने हैं. दिस इज ओनली फॉर दोज कंपनीज जो रिसेंटली आईपीओ लेकर के आई हैं और अभी अभी वो कंपनीज लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज पे. ठीक है, फाइन. Annual report disclosures for top 1000 listed entities. The annual report shall contain अब BRSR, ये रिपोर्ट का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग होती है ऑन ESG डिस्क्लोजर्स. ये इन्हें देना पड़ेगा 1000 लिस्टेड एंटिटीज को. दैट्स इट. बस तुम यहाँ पे ये 1000 वाला फिगर याद रखोगे कि BRSR किनको देना है? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को देना है. ठीक है. देखो गाइस, अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं तुम लोगों के लिए. वैसे ही ये सब्जेक्ट एक थ्योरी सब्जेक्ट है. तुम्हारे पास क्या पढ़ने के लिए है? पूरा का पूरा मैंने रिटन नोट्स लिखवाए हैं, उनको पढ़ लो. यहां मैं जितनी मार्किंग्स कर रही हूं बस उतना पढ़ो. दैट मच इज मोर देन सफिशिएंट. ओके. आगे कुछ और रेगुलेशंस आ रही हैं, छोटी मोटी ही है. देखो अभी हाल ही में जो बच्चे आई थिंक स्टॉक मार्केट में काफी एक्टिव हैं, या आप लोगों ने अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि लिस्टिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अभी रिड्यूस किया गया है. पहले 6 दिन में लिस्टिंग होती थी, अब लिस्टिंग 3 दिन में हो जाएगी. यानी कि इश्यू बंद होने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर हम लिस्टिंग कर देंगे. लिस्टिंग का पीरियड कम कर दिया क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद ही तो शेयर्स में डीलिंग होती है, ट्रेडिंग हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज पे. तो ये ड्यूरेशन को कम किया गया. 3 days, अर्लियर इट वाज 6 days. दैट्स इट. एक और सेबी ने अपना ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्रिएट किया है, जिसके बारे में वो अभी हम आगे पढ़ेंगे उस प्लेटफॉर्म के लिए. बट अभी आपको ये ग्रीवियंसेस कितने दिन में आपको रिपोर्ट करने हैं? 21 calendar days, maximum 21 calendar days from the date of receipt of grievance. आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी इनके बारे में. किस किस को रिपोर्टिंग करनी है वो एक बार जरूर देख लें. ये सारी एंटिटीज हैं जिनके ऊपर ये रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट लागू होती है. ओके, फाइन. अब आ जाओ फटाफट से. इन्वेस्टर ग्रीवियंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है विच इज व्हाट? स्कोर्स प्लेटफॉर्म. ये तुम लोगों ने शायद एग्जी के अंदर भी पढ़ा होगा. तो किस किस तरीके से स्कोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लेंट्स हैंडल होती हैं, मैं जितना मार्क कर रही हूं बस उतना कर लेना. यहाँ बहुत डिटेल्ड कंटेंट दे रखा है, इतना तुम्हें लर्न नहीं होगा, जरूरी नहीं है. जितनी मार्किंग्स हैं बस उतना पढ़े. ठीक है. ऑल द एंटिटीज हु आर इन रिसीट ऑफ द कंप्लेन को रिजॉल्व कितने दिन में करना है? पहले तो 21 कैलेंडर डेज में रिजॉल्व करना है. ठीक है. उसके बाद जो भी कंप्लेन स्कोर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं शैल बी ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू द एंटिटी फॉर इट्स रेजोल्यूशन. एंटिटीज शैल रिजॉल्व द कंप्लेन एंड अपलोड द ATR. क्या होगा? सबसे पहले देखो, कंप्लेंट लॉन्च होगी. ठीक है. फिर वो कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली किसको? उस लिस्टेड एंटिटी को. ठीक है. फिर इस लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है? विद इन 21 days उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है, प्लस आपको ATR अपलोड करना पड़ेगा. ठीक है. ATR क्या है? आपने जो भी एक्शन लिया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट है ये, वो आपको विद इन 21 days अपलोड करनी है. बस. अच्छा, फर्स्ट रिव्यू. इन केस इफ द कंप्लेनेंट इज सैटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड या कंप्लेनेंट डज नॉट चूज टू रिव्यू, द कंप्लेंट शैल बी डिस्पोज्ड. तो अब उसी के पीछे कंटिन्यूएशन में लिखना, अगर वो सैटिस्फाइड है तो कंप्लेंट डिस्पोज हो गई, अगर नहीं है तो फिर कंप्लेनेंट रिव्यू के लिए भेजेगा उसको विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ ATR. मतलब समझे? पीछे वाले को ही कंटिन्यू करते हैं हम.
मैं इसका चार्ट यहीं पे बना रही हूं। पीछे हमने जो देखा था ना, उसके बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, या फिर वो नॉट सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है तो कंप्लेंट क्या हो जाएगी, डिस्पोज हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर वो क्या कर सकता है, विद इन 15 डेज अप्लाई फॉर रिव्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसने रिव्यू के लिए अप्लाई किया है, ओके, या फिर एंटिटी ने एटीआर 21 दिन में सबमिट नहीं की थी, पीछे वाला जो स्टेप था। द कंसर्न डेजिग्नेटेड बॉडी शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट फॉर द फर्स्ट रिव्यू। द डेजिग्नेटेड, अब जो भी डेजिग्नेटेड बॉडीज के अंदर बनाई गई है जो स्कोर्स प्लेटफॉर्म को हैंडल करती है, वो क्या कर लेगी, इन सब चीजों का फर्स्ट रिव्यू ले लेगी, ठीक है। तो इसके बाद डेजिग्नेटेड बॉडी क्या करेगी, रिव्यू करेगी इस मैटर को, ठीक है, ओके। द डेजिग्नेटेड बॉडी विल सीक द क्लैरिफिकेशन। पीछे वाले स्टेप को कंटिन्यू करके लिखना कि अब कंपनी से क्या किया जाएगा, क्लैरिफिकेशन लिया जाएगा। कंपनी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करेगी जितने भी टाइम लिमिट में कहा गया उतने टाइम लिमिट में, एंड देन फिर ये इंश्योर करना चाहिए कि डेजिग्नेटेड बॉडी अब एक रिवाइज्ड एटीआर देगी कंप्लेनेंट को 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो जब से उसने रिव्यू लिया है वहां से 10 डेज के अंदर अंदर डेजिग्नेटेड बॉडी जो है वो कंपनी से मांगेगी क्लैरिफिकेशन और रिवाइज्ड एटीआर दे देगी किसको, कंप्लेनेंट को। सेकंड, ये दोबारा से एक सेकंड रिव्यू सीक कर सकता है 15 दिन के अंदर अंदर अगर डेजिग्नेटेड बॉडी का एटीआर उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है तो, ठीक है, ओके। इसका भी ड्यूरेशन वही है 15 डेज, देखो यहां पे लिखा हुआ है। इसका फ्लो चार्ट बना लेना, एकदम इजीली बन जाएगा, एक रीडिंग देनी है और फ्लो चार्ट रेडी है। इन केस अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है या इसने नहीं, तो फिर अब लास्ट रिजॉर्ट क्या है तुम्हारे पास, सेबी है। मतलब समझो कि कैसे हो रहा है ये। सबसे पहले आपने फर्स्ट रिव्यू किसके पास लगाया था हमने, डेजिग्नेटेड बॉडी के पास। फिर डेजिग्नेटेड बॉडी ने आपको क्या दिया था, रिवाइज्ड एटीआर दिया था। इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो आप क्या कर रहे हो, सेकंड रिव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सेकंड रिव्यू डेजिग्नेटेड बॉडी के पास जो भी उसके लिए एलिजिबल है। अब अगर आप इसके भी एक्शन से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जाएंगे, सीधे सेबी में जाएंगे, ठीक है, ओके। मुझे ये फ्लो चार्ट हटाना पड़ेगा, एक बार तुम लोग इसको देख के बाद में नोट कर लेना। जनरल प्रोविजंस, सम मोर प्रोविजंस रिगार्डिंग स्कोर्स प्लेटफॉर्म। इन्वेस्टर्स शैल टेक अप देयर ग्रीवेंसेस फॉर रिड्रेसल विद द एंटिटी कंसर्न्ड। कंप्लेन कितने दिन में लॉन्च करनी है, 1 साल में लॉन्च करनी है, बस यहां पे यही इंपॉर्टेंट है। अगर 1 साल के बाद आपने ये लॉन्च करा है तो सेबी उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसके अलावा जब आपकी कंप्लेंट चल रही है स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे तो आप एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी ऑप्ट कर सकते हैं या अदर सिविल रेमेडीज ऑप्ट कर सकते हैं। ये सिविल रेमेडीज कहां की हैं, कोर्ट की हैं, ट्रिब्यूनल की हैं, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो ऑप्ट करते हो तो आपकी कंप्लेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्पोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इतना ही बहुत है। अच्छा, ओके, कुछ और प्रोविजंस इसमें बच रहे हैं विद रिगार्ड टू द रिसर्च एनालिस्ट। ये रिसर्च एनालिस्ट के बारे में बेसिकली ये है कि हमने रिसर्च एनालिस्ट जितने भी हैं, जो भी स्टॉक मार्केट्स के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ओपिनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, टिप्स वगैरह दे रहे हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं कि इन सबको क्या लेना पड़ेगा, COR लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा सेबी के पास, ठीक है, बस। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा, जो भी एप्लीकेशन अगर हमें मिली है इसमें, जस्ट रीड, सिर्फ इसको रीड करना है इतना डिटेल में, क्योंकि ये रेगुलेशंस कहीं है ही नहीं,
ठीक है ना, पूरे सिलेबस में कहीं है आपके, तो इसको सिर्फ एक बार रीड दे देना। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, अकॉर्डिंगली एक चीज और यहां पे आई है, अमेंडमेंट आया है SECC रेगुलेशंस के अंदर। फुल फॉर्म क्या है इसका? स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रेगुलेशंस, है ना। इसमें क्या बोला गया है? अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अंडरटेक द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ओवर द स्पेसिफाइड इंटरमीडियरीज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एंड टू सच एक्सटेंट। मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी वाली और ये इंटरमीडियरीज के ऊपर क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन का पावर हमने स्टॉक एक्सचेंज को दिया है। अब से हम स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या बुलाएंगे? ये एक बॉडी का नाम लिखा गया है यहाँ पे, RAASB, विच इज रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एंड सुपरवाइजरी बॉडी, RAASB। एंड साथ में एक IAASB, यानी एक रिसर्च एनालिस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन करेगा ये, और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ये करेगा क्या? एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन। ठीक है, कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंजेस करेंगे, बस उनको ये पावर अभी ग्रांट करी गई है इसके अंदर। For the recognition of a recognized stock exchange as RAA, अब ये कब ये बॉडी के इनको रिकॉग्नाइज होंगी? जब उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, यानी अगर जैसे NSE है, BSE है, ये 15 साल से ज्यादा हो गए हैं इनको स्टॉक एक्सचेंज वाली सर्विसेज रेंडर करते हुए, तो ये लोग अब ये RASB बन सकती हैं और IASB बन सकती है। ठीक है, प्लस इनकी और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मिनिमम नेटवर्थ 200 करोड़ का होना चाहिए और नेशन वाइड टर्मिनल्स होने चाहिए। सो फॉर दिस द बेस्ट एग्जांपल इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बस ये दोनों इनके लिए क्या बन जाते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। एक ये मार्क कर लेना इसमें। ओके, ऑलराइट। पीरियोडिक रिपोर्टिंग की बात करी हुई है, तो ये जो बोर्ड है IASB है, ये IAs से यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडहॉक बेसिस पे रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, और IA जो है वो रिपोर्ट हाफ ईयरली सबमिट करेंगे। 30 सितंबर को इनका एक हाफ ईयर एंड होता है और 31 मार्च एंड होता है, तो उसके एंड होते ही इनको एक पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करनी है और एक एडहॉक रिपोर्ट भी हो सकती है। तो दो टाइप की रिपोर्ट्स हैं जो बेसिकली इनको देनी पड़ सकती हैं, एक एडहॉक है और एक पीरियोडिक वाली है। जो पीरियोडिक है वो इनको कब देनी है? हाफ ईयर में देनी है। ठीक है, कितने दिन में देनी है? 15 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्कुलर, जब से सर्कुलर इशू हुआ है उसके बाद विद इन 15 डेज में एक रिपोर्ट देनी है। और बाकी आने वाले टाइम में जितने भी हाफ ईयर के पीरियड्स आएंगे उनमें हम क्या बोलते हैं? विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ। तुम समझ रहे हो इन दोनों पीरियड्स में डिफरेंस? समझ रहे हो? एक पीरियड तो ये है, जैसे सपोज आज अगर नई रेगुलेशंस आई हैं तो आज के बाद हम क्या बोल रहे हैं? कितने दिन में? 15 दिन में आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, राइट? अब इसके बाद आप जो भी रिपोर्ट सबमिट करोगे ना, वो हाफ ईयर एंड होने के बाद आपको देना है विद इन 7 डेज। फाइन, तो 15 डेज पहली बारी के लिए है और बाद में जब आप सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स दोगे तो वो हाफ ईयर एंड होने के बाद विद इन 7 डेज आपको देना है। ठीक है, ये ड्यूरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लर्न करेंगे। सो या दैट्स इट। तो हमारे पास इतने ही ये सारे थे रेगुलेशंस जो भी अभी हमने पढ़ी हैं। ये सारे अमेंडमेंट्स हैं। देखो हमने कितने सारे रेगुलेशंस कवर किए हैं। सबसे पहले SS1, SS2, राइट। उसके बाद कंपनीज एक्ट का एक ही था जो CSR2 के बारे में था। सेबी LODR के खूब सारे अमेंडमेंट्स थे। उसके बाद सेबी का एक हमने अभी पढ़ा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट वाली रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट आ रहा है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज को पावर दिया गया इनको कंट्रोल करने का। ठीक है, और एक हमने स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट कैसे लॉन्च होगी, कैसे रिजॉल्व होगी, कितने दिन में रिपोर्टिंग करना है, रिव्यू वगैरह कैसे होगा, ये सारी चीजें हमने अभी इन अमेंडमेंट्स के अंदर कवर करी है। ठीक है, ऑलराइट। सो CS प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स जो दिसंबर 24 में अपीयर करने जा रहे हैं, उनके लिए ये अमेंडमेंट्स रेलेवेंट रहेंगे। ये सारे जरूर पढ़ के जाइएगा, बिकॉज व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि एटलीस्ट आपका 5 to 10% ऑफ द पेपर अमेंडमेंट से आ सकता है। ऑलराइट, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच।